हेलो बच्चों, यदि आप भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और मैथ का पेपर 27 फरवरी को यूपी बोर्ड का देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये बिल्कुल वायरल पेपर है। इस वीडियो को करने के बाद, अच्छे से लिखने के बाद सवालों को आपको कम से कम 90+ नंबर आएंगे। बेटा क्या है, पहले पेपर समझ लेते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। बेटा शुरू के जो 15 मिनट है वो आप क्वेश्चन को संभाल के पढ़िए। क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में बेटा आ और बा 2 खंड हैं। आ खंड में बेटा 20 बहुविकल्पीय जो हमें OMR शीट पर करना होंगे, और बा खंड में 50 जो हमें कॉपी पर करना होंगे, वर्णनात्मक होंगे। तो इस हिसाब से हमें पूरा पेपर सोल्व करना है। आइए वायरल पेपर को हम सोल्व करते हैं। अब बहुविकल्पीय प्रश्न, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ 60 तथा 3 है। एक संख्या 12 तो दूसरी संख्या होगी। बेटा एचसीएम और एलसीएम जब दे देता है, एचसीएफ और एलसीएम जब दे देता है, एक संख्या दे देता है, देखो डायरेक्ट सूत्र होता है इस तरह से, पहली संख्या यानी गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको कराऊंगा, गुणा एलसीएम। बिल्कुल सीधा सीधा सूत्र होता है एकदम। ठीक है, अब जगह पर मान रख देते हैं। देखो पहले मतलब है पहली संख्या। पहली संख्या कितना है बेटा, ये एक संख्या, इसकी जगह हम लिख देंगे 12 गुणा दूसरी संख्या। हमसे पूछी गई दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी ऐसे लिख देंगे सेकंड नंबर। एचसीएफ कितना है बेटा 3, इसकी जगह 3 लिख देंगे, गुणा एलसीएम कितना है देखो 60, इसकी जगह 60 लिख देंगे। अब ये 12 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे, यानी सेकंड संख्या ऐसी रहने देंगे सेकंड, क्योंकि गुणा वाली चीज़ बटे में आ जाती है। यानी 3 गुणा 60 बटा कितना 12, 12 से काट देंगे, 12 पंजे 60, 5 की 3 से बटा गुणा कर देंगे, 5 3 कितने होगा 15। तो हमारा उत्तर कितना निकल के आ जाएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा विकल्प, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या। शून्योत्तर मतलब जो शून्य नहीं है, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। बेटा परिमेय संख्या मान लो 5 है, कुछ भी कह दो चाहे, मान लो परिमेय संख्या जो है बेटा 5 है, और अपरिमेय संख्या मान लो √2 है। अगर इनकी हम दोनों की गुणा करेंगे गुणनफल कह रहा है, तो 5 √2 आएगा। तो 5 √2 एक कैसी संख्या होगी बेटा, अपरिमेय संख्या। चाहे गुणा कह दे, चाहे भाग कह दे, चाहे प्लस कह दे, योग मतलब चाहे माइनस कह दे, वो हमेशा अपरिमेय संख्या रहती है। कौन सी वाली, पहला वाला, सदैव अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसा होता है, सदैव अपरिमेय संख्या। अच्छा, गुणनफल की जगह योगफल भी कह दे तब भी अपरिमेय संख्या आई। रेखा योग इतने और इतने के हल होंगे। बेटा इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जब ऐसा सवाल आ जाता है और पूछता है क्या हल होंगे, तो देखो बहुत आसानी से मैं आपको बताऊंगा। एक्स के बाजू वाला उठाएंगे, एक्स के बाजू में कुछ भी नहीं है तो 1 है, यानी 1 बटा इधर एक्स के बाजू वाला उठाएंगे कितना है 4, फिर वाई के बाजू वाला कितना 2 बटा इधर वाई के बाजू वाला कितना है बेटा 8, फिर निठल्ला मतलब खाली जो है इधर कितना है -5 बटा इधर कितना है निठल्ला -20। अब इसे सोल्व करते हैं। देखो ये तो कटेगा नहीं किसी से भी, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, कितना आया बेटा, इधर तो 1/4 है, देखो ये हैगा, और इस साइड भी 1/4, और तीसरा भी बेटा कितना 1/4। तीनों बराबर आए तो बराबर का निशान। जब तीनों बराबर आते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं, और समपाती रेखाओं में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और शाम को 7 बजे पूरी मैथ आपको लाइव कराई जा रही है। लाइव जुड़ना ना भूलें बिल्कुल भी। वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो बेटा, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको जितने भी पेपर होंगे सब बहुत अच्छी तरीके से उसकी तैयारी कराई जाएगी। चौथा, वह सबसे बड़ी संख्या। कभी भी जिंदगी में एक गांठ बांध लो, बड़ी संख्या कह दे तो हमें एचसीएफ निकालना होता है, और छोटी संख्या कह दे तो एलसीएम, जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होता है। देखो 70 में से 5 घटा देंगे, कितने बचेंगे 65, 125 में से 8 घटा देंगे, कितने बचेंगे बेटा, 125 में से 8 घटाएंगे तो 117। अब इसका एचसीएफ ले लेंगे। एचसीएफ हम अच्छे से जानते हैं। पहले 65 के बेटा अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो 65 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 13 पंजे 65, 13 गुणा 5 हो जाएंगे। 117 के जब करेंगे तो कितना होता है बेटा, 117 का 13 निम्मा 117, तो 13 गुणा 3 कर देंगे, 13 निम्मा 117। तो दोनों में कौन आया 13, तो इसका मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 5 गुणज मतलब 3, 6, 9, 12, 15। अब चाहे से सब जोड़ लो, नहीं तो सीधी बात होती है बिल्कुल बेटा, ये सूत्र होता है। फिर भी आप समझ लो, क्योंकि मान लो वो 1 से 100 तक कह देता, तब ये सूत्र होता है SN बराबर N/2 और ब्रैकेट में A + L। बेटा n क्या है,
n पदों की संख्या मतलब 5 गुणज है ना, 1 2 3 4 5, तो n की जगह 5 लिख देंगे। a क्या है? पहला वाला। l क्या है? बाद वाला, आखिर वाला। तो देखो n की जगह लिख देंगे हम 5, क्योंकि 5 आइटम है ये, बटा 2 ब्रेकेट, ये 2 है बेटा। a पहला वाला कितना है? 3 प्लस l आखिर वाला कितना है? 15। तो कितना हो गया देखो, 5 बटा 2 गुणा 15 और 3 कितने हो गए बेटा? 18। 2 से काट देंगे, 2 नेम 18, 9 की 5 से गुणा कर देंगे, 9 पंजे 45, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला द्विघात समीकरण इतने के, बेटा यहाँ पर माइनस का निशान है कि थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है, यहाँ प्लस का निशान है, के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए समीकरण के विविक्तर शून्य से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के विविक्तर शून्य, टोटल मिला के विविक्तर मूल वास्तविक ये दे रखा है, यानी हमें डी का मान निकालना है। तो डी बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। देखो डी बराबर b की जगह पर x के जो बाजू वाला होता है वो b होता है कितना? -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह बेटा x² वाला कितना है? 2 इंटू सी की जगह कितना बेटा? 3। तो डी बराबर 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24। देखो इसी गुणा कर ली, 4 चौक 16 इसका स्क्वायर कर दिया और माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24। डी बराबर कितना हो गया? 16 में से कितने घटा दिए बेटा? 24 घटा दिए, तो कितने बचे? 16 में से 24 गए तो माइनस के 8 बचेंगे। कितने बचेंगे? माइनस के 8। तो अब डी का मान बेटा माइनस का आया, काय का आया? माइनस का। तो देखो पहले हमने क्या करा, बी का मान रख दिया -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कोई सा निशान नहीं, ए का मान x² के बाजू वाला 2 और सी का मान x के बाजू वाला 3, मतलब निठल्ला जो होता है वो 3, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 16 में 24 के -8 बचे। दिए गए समीकरण के विविक्तर शून्य से कम है, बिल्कुल सही बात है, शून्य से कम है। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, बिल्कुल सही बात है, डी माइनस का होता है, वास्तविक नहीं होता है। विविक्तर शून्य, शून्य तो है नहीं विविक्तर। देखो ये दो बातें सही हैं, एक तो ये बात सही है कि ये बात सही है, ये गलत है। विविक्तर शून्य नहीं, समीकरण के मूल वास्तविक है, ये भी बिल्कुल गलत है। अब इसके ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं? देखो ए और बी वाला जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, ध्यान से देखना आप, बिल्कुल पेपर बहुत ही बढ़िया तरीके से कराया जाएगा आपका। तो ए व बी दोनों सही हैं, ए व डी गलत है, सी और डी सही, और केवल ए सही। केवल ए सही थोड़ी है, ए व बी दोनों सही है, क्योंकि कह रहा है शून्य से कम है और दोनों मूल कैसे हैं बेटा? वास्तविक नहीं है। देखो शून्य से कम भी है और वास्तविक भी नहीं है। ठीक है, अब अगला सवाल करते हैं हम 7 में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन कराया जाएगा। एक आयत AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष इतने इतने हैं, इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग 1 मिनट में से कर देंगे। AOB और C, ये तो है AOBC। अब जिसके 3 शीर्ष 0,3 बेटा इसका है 0,3 और O का कितना है 0,0 और बी का कितना है बेटा 5,0। कह रहा है इसका विकर्ण है, विकर्ण मतलब ये वाली चीज, यानी ए बी है। क्या है बेटा? ए बी, विकर्ण पूछ रहा है ये ए बी। तो सीधे सीधे देखो ए और बी हमसे पूछ रहा है, ए के हमारे पास पॉइंट्स भी है, बी के पॉइंट्स भी हैं, बीच की दूरी का सूत्र लग जाएगा। क्या होता है? अंडर में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना होगा बेटा 0 माइनस x2 कितना होगा 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना होगा बेटा 3 माइनस y2 कितना होगा 0 इसका होल स्क्वायर बराबर अंडर में। देखो ये 5 बचेगा माइनस का 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये कितना है 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर में कितना आ जाएगा बेटा निकल के 34 निकल के आ जाएगा अंडर में, यानी ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि समीकरण इतने का एक मूल 1/2 है तो के का मान है। ऐसा सवाल जिंदगी में कभी भी आ जाए, एक मूल तुम्हें दे दे और इंग्लिश का कोई भी अल्फ़ाबेट पूछ ले, तो बस ये मूल का मतलब होता है एक्स का मान। तो यहाँ पर x की जगह पर ये 1/2 लिख दिया जाएगा बस। देखो x की जगह 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर है ऊपर तो स्क्वायर प्लस के ऐसे ही रख देंगे बेटा। x की जगह पर कितना कोई सा निशान नहीं, गुणा का 1/2 और माइनस ये 5/4 ऐसे ही रख देंगे और बराबर कितना 0। अब हमें मान काय का निकालना है? के का। देखो कैसे निकालेंगे, ये 1/4 हो जाएगा, के कम k/2 बेटा यहाँ ही रहने देंगे। देखो k/2 फौरन बराबर का निशान, के कम k/2। देखो 5/4 ये माइनस के हैं, उधर जाके ये प्लस के हो जाएंगे 5/4, 1/4 हो जाएंगे, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 1/4 उधर जाके काय के हो जाएंगे माइनस के 1/4। ठीक है, k/2 बराबर इसमें से घटा देंगे 5/4 में से 1/4 गए तो 4/4 बचे। कितने बचे? 4/4, 4 एकम 4 हो गया, इसकी तिरछी गुणा कर देंगे बेटा 2 उधर पहुंच जाएगा, तो के का मान कितना निकल के आ जाएगा 2, यानी ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2 समरूप त्रिभुज होते हैं
जब उनके संगत कोण बराबर हो, बिल्कुल सही बात है, संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं एक अनुपात में हो, बिल्कुल सही बात है, यानी उपयुक्त तो दोनों सही। ठीक है, अगला 10वां, यदि समकोण त्रिभुज ABC एंगल C बराबर इतना, देखो इस तरह से बहुत ध्यान से समझेंगे इस सवाल को हम, आसान भी है कि 2 नंबर में भी आ सकता है। इस तरह से समकोण त्रिभुज है, देखो इसमें C है समकोण, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब AB तो आप किधर ही लिख लो, चाहे AB मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है, AC कितना दे रखा है बेटा 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। BC कितना दिया हुआ है बेटा 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। वो क्या कह रहा है, तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका की माप है। बेटा बिंदु C है, बिंदु C है, इससे जाएगी मध्यिका, तो इस तरह से जाएगी, इसे मैं मान लेता हूँ D। तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका की माप है, यानी ये मध्यिका की माप हमसे पूछ रहा है कितनी है। देखो ये डायरेक्ट निकल जाएगा, 3 3 9 4 चौक 16, 3 3 9 4 चौक 16, तो ये कितना आ जाएगा बेटा निकल के 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब जब 5 आ जाएगा तो ये इसका आधा कर देंगे, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय से बेटा 5 आ जाएगा, 3 3 9 4 चौक 16। जब ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय में निकालेंगे तो AB 5 आ जाएगा। और जब हम इसका आधा करेंगे 5 का, क्योंकि AD DB और DC ये सब आपस में क्या होंगे बेटा बराबर होंगे, जब इसका हम आधा करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 2.5 निकल के आ जाएगा। 5 का आधा 5/2 यानी 2.5। इस तरह से हम इस सवाल को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अब अगला क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 1, तो साइन की घात 4 प्लस कोस की घात 4 थीटा का मान हमें बताना है कितना होगा। बहुत ही जानदार सवाल है, एकदम बढ़िया सवाल है। देखो जो चीज़ हमें दी हुई होती है उसकी सहायता से करते हैं। यहाँ पर बेटा प्लस है, लाजमी बात है प्लस है यहाँ पर सब में। देखो तो एक काम करते हैं, इसका पहले दोनों ओर का वर्ग करते हैं। जब इसका वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग करेंगे, तो जब इधर यहाँ पर वर्ग होगा तो A माइनस B के होल स्क्वायर से खुल जाएगा, नहीं A स्क्वायर, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस B स्क्वायर का मतलब कोस स्क्वायर थीटा, माइनस 2AB का मतलब 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और बराबर कितना 1 का स्क्वायर, तो बेटा 1 ही होगा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो 1 माइनस इसे ऐसे ही रहने देंगे। देखो 2 साइन थीटा और कोस थीटा बराबर कितना बेटा 1। देखो ये 1 हो गया, माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा ऐसे रहने दिया बराबर 1। अब ये 1 उधर जाकर माइनस का कर देंगे, यानी माइनस के 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर कितना 1। तो ये रखा पड़ा, इधर आके ये माइनस का 1 हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा 0। ये -2 बेटा 0 के बटे में पहुंचेंगे, तो टोटल मिला के साइन थीटा कोस थीटा बराबर कितना निकल के आ जाएगा 0 निकल के आ जाएगा। साइन थीटा कोस थीटा बेटा कितना आ गया 0। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान कैसे ज्ञात होगा, देखो 4 घातें हैं, 4 घातें जब बनेंगी जब 2 की 2 घातें लगाएंगे। यानी हम जानते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं और इधर भी स्क्वायर कर दूं तो कोई फर्क थोड़ी है, बात तो वही है। अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। देखो ये मैंने इसलिए करा क्योंकि 4 घातें मुझे लेकर आना है। तो साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 1 ही होगा। अब साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा प्लस 2, देखो इसे हम लिख देंगे साइन थीटा कोस थीटा का स्क्वायर, इस तरह से लिख देंगे साइन थीटा कोस थीटा का स्क्वायर, और इसका मान कितना आया था निकल के 0, तो इसकी जगह 0 लिख देंगे बराबर 1। अब ये तो बेटा 0 हो गया, तो साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा बराबर कितना बचेगा 1, क्योंकि ये हो गया 0 2 के, क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा का स्क्वायर लिख देंगे, इसकी जगह 0 रखेंगे, 0 की 2 से गुणा होगी 0 हो जाएगा। तो टोटल मिला के 1 उत्तर आया, नहीं पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। 12वां, साइन 2 बराबर 2 साइन है तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। बेटा a बराबर, तो यहाँ पर क्रॉस करते हैं, मतलब उत्तर जो दिए हुए होते हैं उनसे हम लेकर आते हैं। जैसे पहले हम 0 रखेंगे दोनों की जगह इधर, और दोनों बराबर आ जाना चाहिए। देखो साइन 2 कोई सा निशानी तो गुणा का 0 बराबर 2 साइन, और ये 0 ऐसी, देखो साइन 0 हो जाएगा, 2 की जब 0 से गुणा करोगे 0, 2 साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, 0 की गुणा करी 0, यानी पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अच्छा साइन 30 रखोगे तो 30 दूनी 60 होगा, यहाँ पर 60 √3/2, या साइन 30 का मान 1/2, 2 से 2 कटेगा नहीं आएगा, तो पहला ही ऑप्शन सही आ जाएगा। अगला है 3 tan थीटा माइनस 3 tan थीटा बराबर का निशान है बेटा बराबर 3/4, तो इसका मान पूछा, वेरी पुअर सवाल। देखो tan थीटा का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, पहले कितना हो गया 3/4। अब ये 2 तरह से हो सकता है, यहाँ से हम साइन कोस का मान निकाल लें पाइथागोरस प्रमेय से,
साइन कोस का मान निकालने पाइथागोरस प्रमेय से, उसके बाद साइन कोस का मान निकाल के यहाँ पर हम रख देंगे, या फिर डायरेक्ट इसे टेन ना बना लो, जैसे यहाँ पर है सबके नीचे कोस लिख दो बेटा, क्योंकि साइन के नीचे कोस लिखोगे क्योंकि हमारे पास टेन का मान है, साइन के नीचे कोस लिखोगे टेन बन जाएगा, कोस के नीचे कोस लिखोगे वो तो खत्म हो जाएगा। टोटल मिला के इसे देखो, कोस से मैं भाग करना हूँ, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, सब में कोस से भाग कर रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात को। तो कितना हो जाएगा 4, जब यहाँ कोस से भाग करोगे तो टेन थीटा, क्योंकि साइन बटा कोस 10 हो गया, माइनस ये कितना बचेगा 1 बटा 4, ऐसे ये क्या बन जाएगा बेटा टेन थीटा, और प्लस ये 1 बन जाएगा क्योंकि कॉस बटा कॉस 1 हो जाएगा। तो 4 गुणा 3/4, अब 10 4 तो ऐसे रहने दिया, टेन थीटा की जगह 3/4 माइनस 1 बटा 4 गुणा टेन थीटा की जगह देखो 3/4 और प्लस 1, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, बटा 3 और 1 कितने हो गए बेटा 4, 3 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया 1/2, इसका मतलब तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो गया। अगला है 14वां, sec प्लस 10 है 1 माइनस साइन है का मान है, तो बेटा इसमें सीधा सीधा हम कर देंगे, देखो अलग कर देता हूँ मैं, sec प्लस 10 है, sec प्लस 10 है 1 माइनस साइन है, देखो sec प्लस 10 है और 1 माइनस साइन है। साइन कोस के पदों में तोड़ देते हैं, साइन कोस से बोलते नहीं और किसी को छोड़ते नहीं है। sec को लिख देंगे 1 बटा कोस है, प्लस 10 को क्या लिख देंगे बेटा साइन है बटा कोस है, और ये ऐसे रहने देंगे 1 माइनस साइन है, ठीक है। इसका लासा आ जाएगा कोस है, कितना बचेगा 1 प्लस साइन है, और नीचे कितना आ बेटा कोस है, इसका लासा आ गया कोस है 1 प्लस साइन है, और ये ऐसे रहने देंगे 1 माइनस साइन है। अब 1 प्लस साइन है ये, 1 माइनस साइन है ये, मतलब एक बार प्लस है एक बार माइनस है, इधर उधर स्क्वायर बीच में माइनस, यानी 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन का कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर है, और बटा कोस है ऐसे रहने देंगे, 1 का 1 हो जाएगा स्क्वायर, साइन का साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है हम अच्छे से जानते हैं, कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है, और बटा कोस है ये ऐसे रहने देंगे, कोस ऐसे एक स्क्वायर कट जाएगा, यानी किसके बराबर हो जाएगा बेटा ये कोस ए के बराबर हो जाएगा, कोस ए, यानी चौथा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, यदि त्रिज्या r सेमी वाले एक वृत्त का त्रिज्याखंड कोण थीटा है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। बेटा कि तो सीधा सूत्र पूछा है आपसे, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, कौन सा वाला होगा थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, पहला वाला ही सही होगा, ठीक है। ये सूत्र होता है, देखो पाई आर स्क्वायर थीटा लिख दो, जहाँ थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर लिख दो, बात एक ही है। अगला सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, तो सुराही कैसी होती है बेटा, पहले गोला होता है अर्धगोला टाइप का, मतलब ऐसे करके, और उसके ऊपर गोला होता है, मतलब इसके ऊपर बेटा एक बेलन रख दिया जाता है, ऐसी तो होती है सुराही ऐसे करके, यानी पहला वाला सही है बिल्कुल, एक गोला और एक बेलन, ठीक है। गोला होता है अर्धगोला नहीं होता, सॉरी एक बेला होता है, गोला होता है एक बेलन होता है। अब उसके बाद क्या है देखो ध्यान से, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य, बेटा विषम संख्याओं का माध्य कह रहा, तो 1 से 10 तक पहले लिख लो कौन कौन सी होंगी, एक तो 1 होगी खुद ही, क्योंकि तक कह रहा है ना, 1 3 होगी, 1 5, 1 7, 1 9, बस ये होंगी। अब माध्य का सूत्र क्या होता है, पदों का योग बटा पदों की संख्या, यानी इन सबको जोड़ दो बटा इन्हें गिन लो कितनी है, यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 बटा 1 2 3 4 5 5, जोड़ लो 3 और 3 और 1 4, 4 5 9, 9 9 18, 18 और 7 25, 25 बटा 5, 5 से काट देंगे 55 25, 5 आ जाएगा चौथा वाला। माध्यिका, बेटा माध्यिका को पहले बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं, हाँ बढ़ते हुए क्रम लिखा हुआ है, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 आया, जब 6 आ जाए तो इसका मतलब 6 आ जाए तो बीच के 2 माने जाते हैं बेटा, 2 कितने होते हैं बीच के 2, इन दोनों को जोड़कर बस आधा कर देते हैं, 16 प्लस 17 बटा 2, कितना हो गया 16 17 33 बटा 2, ये तीसरा ऑप्शन सही है। अगर वायदा भैया 7 होते, जैसे यहाँ पर मान लो 21 और होता, ऐसे सपोज करो 21 और होता, तो देखो 3 इधर बीच का आता 7, तो 17 उत्तर हो जाता 17, अगर ऐसे ठीक बीच का आ रहे हो, लेकिन 2 आ रहे हो बीच में तो प्लस करके कर देते हैं। अगला क्या है, बहुलक, इतना है कि तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका तो बेटा खुद भी एक वो भी आ जाता है, क्या नाम है इसका सूत्र भी आ जाता है, बहुलक बराबर कितना होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये माध्य लिखा हुआ है बेटा माध्य, बहुलक कितना दे रखा है 45 बराबर 3 गुणा 3 माध्यक हमसे पूछा गया, तो माध्यक को मैं x लिख देता हूँ, बार बार लिखना पड़ेगा इतना, माध्यक को x माइनस 2 गुणा माध्य कितना दे रखा है ये देखो 27,
ये सूत्र भी आ जाता है डायरेक्ट, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। अब 27 दूनी 54, 54 इधर आके बेटा प्लस के हो जाएंगे, तो 45 2 प्लस 54 बराबर कितना 3x। कितने हो गई ये, तो 99 हो गई ये बराबर 3x। 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 3 9 यानी 33 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33 निकल के। 20वां अब विकल्प आखिरी, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो इसमें ये देखा जाता है जब पासे को फेंका जा रहा है, पासे में कुल कितने पहलू होते हैं। पासे में टोटल मिला के देखो 1 भी होता है, पासे में 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, ये 6 पहलू होते हैं। अब जितने पहलू होते हैं वो हमेशा नीचे आता है, हमेशा नीचे आएगा। 3 से छोटी विषम संख्या बेटा, 3 से छोटी, 3 से छोटी तो अकेली एक ही बची और कोई है ही नहीं विषम संख्या 3 से छोटी, यानी एक ऊपर आ जाएगा। मतलब जो हमें लाना है वो हम ऊपर लिख देते हैं संभवी प्रकार, और बटा कुल प्रकार जिसमें जितने कुल हो रहे हों फेंकने के बाद वो नीचे लिख देते हैं, यानी 1/6 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला अब चलते हैं बेटा वर्णनात्मक की ओर। पूरा पेपर हम सोल्व करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एकदम बड़ा बेहतरीन तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, स्पष्ट कीजिए 3 गुणा 7 5 गुणा 7 प्लस 5 एक भाज्य संख्या क्यों है। ये तो मैं यहीं कर देता हूँ, बहुत आसान सवाल है। देखो इसमें से बेटा 7 कॉमन आ जाएगा, जब 7 कॉमन लोगे, क्योंकि 7 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कितना बचेगा 3 गुणा 5 गुणा 1 और प्लस परली तरफ भी कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा। 7 गुणा, देखो 3 पंजे 15, 15 एकम 15, 15 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 16। अब इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो, 7 गुणा इसके कितने हो जाएंगे बेटा 16 हुआ ना, 5 15 और 1 16, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 16 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब चूंकि भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 1 से ज़्यादा होते हैं। चूंकि अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिख देंगे, देखो हिंदी में अभाज्य गुणनखंड, ये बेटा गुणनखंड लिखा हुआ है, 1 से अधिक है, 1 से अधिक है। फिर लिख देंगे नई लाइन में, इसलिए यह एक, मैं बोल रहा हूं आप ध्यान से सुनते रहना, यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अगला क्या है बेटा, cot थीटा बराबर हमें इतना दे रखा है 7/8, इसका मान पूछा गया है। देखो पहले हम ऐसे करते हैं, एक काम करते हैं, ये लिख लेते हैं। देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दिख रहा होगा आपको ये। ठीक है, तो कितना है देखो cot थीटा बराबर 7/8, थोड़ा विलर होगा 1 सेकंड के लिए, कोई दिक्कत नहीं, आप एडजस्ट कर लेना। cot थीटा बराबर कितना है बेटा 7/8, और मान का पूछा गया है देखो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, यानी 1 + sin थीटा दूसरी ब्रैकेट में 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, अरे हाँ ठीक है, और 1 - cos थीटा। ये तो है देखो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। अब देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, इधर उधर स्क्वायर बीच में माइनस, देखो एक बार जुड़ रहा है, a² - b² का सूत्र होता है ना, a + b a - b, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन का कितना हो जाएगा बेटा sin² थीटा बटा a + b a - b a² - b², ऐसे ही है 1 माइनस कितना हो जाएगा cos² थीटा, एक बार प्लस एक बार माइनस है, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, देखो 1 - sin² किसके बराबर होता है cos² थीटा के, बटा 1 - cos² किसके बराबर होता है बेटा sin² थीटा के, ये किसके बराबर हो गया cot² थीटा। अब cot थीटा का मान हमें डायरेक्ट दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर, अब जब होल स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 बटा 8 8 64, यही हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, तीसरा, बहुत आसानी से करेंगे, बेफिक्र रहो आप, पूरी वीडियो देखिए जिससे आपके पक्के नंबर हो जाए। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, घन का आयतन बेटा 64 सेमी दे रखा है, इनके संलग्न फलों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इस तरह से देखो एक घन है, मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से एक घन है, घन है, इसका आयतन हमें 64 दे रखा है, देखो ये। अब जब घन का आयतन हमें दे रखा है बेटा, घन की भुजा, घन का जो आयतन होता है 1 की घात 3 होता है, हम भुजा मान लेते हैं इसकी a है जैसे, तो घन का आयतन हमें दिया हुआ है, घन का आयतन बराबर कितना दे रखा है 64, तो यहाँ लिख देंगे 64। अब आयतन शब्द की जगह आयतन का सूत्र लिख देंगे 1 की घात 3 बराबर 64। बेटा इसका घनमूल जब लेंगे, घनमूल, तो a बराबर 64 का कितना होता है 4 चौक 16, 16 चौका 64, यानी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से देखो 64, 4 एकम 4, 2 बचे 24, 4 छिंग 24, फिर 4 से काट देंगे 4 चौक 16,
फिर 4 से काट देंगे, 4 एकम 4। जो चीज़ 3 बार आ जाती है वो घनमूल में 1 बार बाहर आ जाती है। ये आ गई इसकी भुजा बेटा, घन की भुजा। अब इसे नहीं मिला दिया गया दो घनों को, मतलब ऐसे करके देखो, एक ये और एक और लाए, इतना ही बड़ा जितना ये है। ये तो खैर मुझसे बन गया। अब देखो एक बात देखो, इसकी लंबाई बेटा, ये जब ये इसके सटाकर यहाँ रखोगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। बाकी देखो ये चौड़ाई और ये ऊंचाई बिल्कुल सेम रहेगी, सिर्फ लंबाई बढ़ जाएगी। इसका मतलब घनाभ में जो बनेगा, देखो घनाभ, अब मैं घनाभ की बात अगर करूँ तो घनाभ में L जो हो जाएगा वो 4 तो इसकी लंबाई और 4 इस वाली की लंबाई, दोनों एक से है ना, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 8। बाकी जो चौड़ाई B का मान होगा बेटा 4 ही होगा। ठीक है, सेमी लिख देता हूँ, यहाँ सेमी, और यहाँ भी आप सेमी लिखा हुआ है ना। और H का मान भी कितना रहेगा बेटा 4 सेमी ही रहेगा। L का मान इसलिए जुड़ गया क्योंकि जब मिलाकर रखेंगे तो लंबाई देखो डबल हो गई ना, बाकी चौड़ाई ऊंचाई एक ही है। सही है। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कह रहा है, तो सूत्र लगा देंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे 2 ब्रैकेट, L का मान बेटा 8, कोई सा निशान नहीं तो गुणा का निशान, B का मान 4 प्लस B का मान कितना है 4 गुणा H का मान 4 प्लस H का मान बेटा 4 गुणा L का मान 8। तो 2, ये कितने हो गए 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32। तो 2 ये जोड़ के कितने हो गए बेटा 32 और 32 64, 32 और 32 64, 64 और 16 80। इनकी गुणा कर लेंगे, 80 दूनी 160। सेमी स्क्वायर लिख दें या वर्ग सेमी लिख दें, बात एक ही होती है। ठीक है, इस तरह से हमने ये सवाल ही बड़ी आसानी से कर लिया। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, पूरा एकदम एक एक सवाल छानबीन के करेंगे। इसमें कितने करना थे मैंने ये तो पढ़ा नहीं, सभी करना थे बेटा, इसमें सभी करना है एक तरफ से। ठीक है, टोटल करना है इसमें, कोई बात नहीं कर लेंगे, आसान है। माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बेटा, माध्य। तो माध्य का सवाल तो आपका आता ही आता है, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। तो माध्य हम ज्ञात कर लेते हैं। देखो ये चिट्ठा हमें दे रखा है, ये दिया हुआ बेटा ऐसे ऐसे होता है, और हम बनाएंगे इस तरीके से, जहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और यहाँ लिख देंगे बेटा बारंबारता। ये जो लिखा पड़ा है बारंबारता वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और 2 कॉलम अपने पास से बनाते हैं। इसमें बारंबारता को बेटा F कहा जाता है। एक तो बनाएंगे अपने पास से माध्यमान जिसे कहा जाता है X, और एक अपने पास से बनाएंगे बेटा FX। ठीक है, एक अपने पास से बनाएंगे कौन सा FX। अब जो वर्ग अंतराल है वो ये लिख देते हैं, देखो 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। इस तरह से हम पूरा लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 आइटम है, 3 और 3 6। ठीक है, अब ये कितने कितने हैं, 2 7 12 15 8 और ये 6। ठीक है, मध्यमान का ये तो 2 हमें दे रखे हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं बेटा, ये तो दिए हुए हैं, दिए हुए ऐसे ऐसे उतार ऐसे ऐसे लेंगे, 2 कॉलम अपने पास से बना लेंगे इस तरह से। अब उसके बाद मध्यमान में क्या करेंगे, इसके ठीक बीच का आधा, बीच का लिख देते हैं, मतलब 10 और 20 के बीच का कितना है 15, ऐसे इनके बीच का कितना है 25। फर्क कितने का आया बेटा 10 का फर्क करते चले जाओ 35। अब यहाँ कितने हो जाएंगे बेटा 45, यहाँ कितने हो जाएंगे 55 और यहाँ कितने हो जाएंगे बेटा 65। अब क्या करते हैं FX में, ये कॉलम तो बहुत आसान है, इनके बीच का लिख दिया बस। FX में इनकी गुणा कर लेंगे, 15 दूनी 30, 1 मिनट 15 दूनी 30। ठीक है, और इसकी भी गुणा कर लेंगे, देखो 7 की इधर कर देंगे, 7 पंजे 35। देखो इसकी गुणा बेटा इस साइड में करते हैं, 7 पंजे 35 के बाद बिल्कुल अंक के नीचे अंक लिखना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। 7 पंजे 35 के 5, हासिल लगे 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17। ऐसे बिल्कुल पहला अंक पहले अंक के, दूसरा अंक दूसरा अंक के। अब 12 की गुणा 5 से कर देंगे, 12 पंजे 60 का 0, हासिल लगे 6, 12 3 36, 36 और 6 42। 15 की गुणा करेंगे, 15 पंजे 75 के 5, हासिल लगे 7, 15 चौका 60, 60 और 7 67। इसकी गुणा करेंगे, 8 पंजे 55 के 5, 8 पंजे 40 का 0, हासिल लगे 4, 8 पंजे 40, 40 और 4 44। अब 6 की गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 का 0, हासिल लगे 4, 6 पंजे 30 का 0, हासिल लगे 3, 6 चंग 36, 36 और 3 39। 6 पंजे 30 का 0, हासिल लगे 3, 6 चंग 36 और 3 39। बेटा इन्हें जोड़ लेंगे n बराबर, और इन्हें जोड़ लेंगे कितना, सिग्मा FX बोल देते हैं इसे,
कितना बोल देते हैं, सिग्मा एफ एक्स बराबर। ठीक है, जोड़ते हैं, देखो ऐसे करके जोड़ते हैं। पहला जोड़ना भी आपको बताऊंगा। 5 5 देखो, 5 और 5 10, 10 का सिफर हासिल लगा 1, 3 और 7 10 और 2 10 और 2 12, 12 और 7 19, 19 और 4 19 और 4 23, 23 और 9 32, 23 और 9 32 और 1 हासिल लगा 33 के 3 हासिल लगे 3, 3 और 1 3 और 1 ये 4, 3 हासिल के 1 ये 4, 4 और 4 8, 8 6 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21। अब इन्हें जोड़ लेते हैं। 2 और 7 9, 9 और 12 डायरेक्ट जोड़ लेंगे से तो 2 और 7 9, 9 और 12 21, 21 और 15 36, 36 और 8 36 और 8 44 और 6 50 हो गई। अब सीधा सूत्र होता है इसका, माध्य बराबर, माध्य लिखा हुआ है बेटा, ये माध्य सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। माध्य कितना दिया हुआ है बेटा, सिग्मा एफ एक्स कितना है 2130 और बटा 2130 बटा कितना बेटा 50, एन का मान 50। 0 से 0 काट देंगे, देखो 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 1 बचेगा 13 हो जाएंगे फिर इधर, फिर 5 दूनी 10 पॉइंट लगा लेंगे, 13 हो जाएंगे बेटा। 5 दूनी 10, 13 में से 10 जाएंगे, 3 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 30 हो जाएंगे, 5 6 30, यानी कितना हो जाएगा 42.6। यही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। अगला देखते हैं क्या है। अगला, बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करता है। इतनी आसान तरीके से ये सवाल आपको मैं कराऊंगा जिसकी लिमिट नहीं। बिंदु इतना, बिंदुओं इतने इतने रेखाखंड को जोड़ने वाले, देखो ये वाला बिंदु इन दोनों बिंदुओं को, देखो बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले, यानी ये दोनों को जोड़ने वाले ये वाला बिंदु कितने अनुपात में विभाजित करेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका चित्र बना लेते हैं। कैसे, ए बिंदु इधर बी इधर, देखो इस तरह से ए बिंदु और बी बिंदु, ए बी कितना कितना है, ए कितना है -6,10, तो ए की जगह हम -6,10 लिख देंगे बेटा। तो ए की जगह पर बेटा जो ए का बिंदु है वो लिख देंगे, बी की जगह बी का बिंदु है वो लिख देंगे। देखो ए का बिंदु कितना है, ये रहा -6,10 और बी का 3,-8, तो ए की जगह -6,10, ठीक है, और बी का कितना था 3,-8, तो 3,-8। अभी एक बिंदु आया बीच में, कौन सा आया -4,6, ये आ गया, मान लो इसे मान लेता हूँ मैं, सी मान लो, पी मान लो, कुछ भी मान लो, -4,6 कह रहा है। अब ये किस अनुपात में विभाजित करेगा। मान लो इधर वाला साइड m1 है और इस साइड m2 है, तो बेटा विभाजन सूत्र जो होता है उसमें एक ही पहलू ले लेते हैं बस। विभाजन सूत्र एक्स वाई होता है ना, तो बस x बराबर करके हम ले लेंगे कितना m1 x2 प्लस, इससे पहले से ही काम बन जाएगा m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब विभाजन जो जिसने विभाजित करा वो इस वाले बिंदु ने ही तो करा है ना। इसका x वाला कितना है -4, तो इसकी जगह बेटा -4 लिख देंगे बराबर। m1 कितना है, m1 हमें ज्ञात करना है गुणा x2, देखो ये वाला होता है x1, ये वो y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। तो m1 गुणा x2 कितना, ये हैगा 3 प्लस m2 गुणा x1 कितना, ये हैगा 6 बटा m1 प्लस m2 हम ऐसे के ऐसे रहने देंगे, सही है। अब -4 बराबर इसकी गुणा कर लेंगे, ये 3m1 और -6m2 बटा m1 प्लस m2। अब क्रॉस इसके नीचे एक मान के बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा फिर ये -4m1, इसकी कर रहे हैं पहले इधर को -4m1 और -4m2 बराबर 3m1 और -6m2। अब m1 वाले एक तरफ m2 वाले एक तरफ, तो -4m1 इधर को आके -3m1 हो जाएंगे बराबर -6m2, उस साइड जाके प्लस के कितने हो जाएंगे बेटा 4m2। ये कितने बचे -7m1 हो गए, ये माइनस के जुड़ गए बराबर, माइनस के ज़्यादा है तो -2m2 बचे, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, m1 अपॉन m2 बराबर कितना आ गया 2/7। यही हमारा बेटा उत्तर निकल कर आ जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या है, देखो पूरा पेपर करना आप, जिससे कि एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु ये बिंदुओं इतने और इतने से समदूरस्थ है। बेटा एक ही बात है, देखो इस तरह से है ये, जैसे मान लो ये दो बिंदु हैं, ये a है और ये है b। a पर कितना है 3,6 और b पर कितना है -3,4। अब एक बिंदु है देखो x y, ये लिखा पड़ा है,
तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ एक्स वाई, इसे सी मान लेता हूँ। ये इससे समदूरस्थ है, मतलब जितनी दूरी पर ए से है उतनी दूरी पर बेटा बी से है, ये मतलब है इसका। इसमें संबंध ज्ञात करना है। समदूरस्थ है तो इसका मीन्स हो गया ए सी बराबर जो है वो किसके है, बी सी के बराबर है। यही तो मतलब है इसका, ए सी जो है वो बी सी के बराबर है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, तो ए से जितनी दूरी पर उतना ही बी से, ए सी बराबर बी सी। अब दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लग जाएगा। अंडर रूट में कितना होता है, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। अब ए सी के अनुसार x1 कितना होगा 3 माइनस y1 कितना होगा x, इसका होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर 6 माइनस y2 कितना है बेटा y, इसका होल स्क्वायर बराबर। ऐसे ही इस साइड कर देंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 है x माइनस x2 कितना माइनस 3, तो बीच में प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस। अब BC के अनुसार देखेंगे ना, y1 कितना है y माइनस y2 कितना है 4, इसका होल स्क्वायर। ठीक है। अब बेटा अंडर रूट से अंडर रूट तो कट जाएगा दोनों तरफ का, जब हम वर्ग करेंगे दोनों तरफ का अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा। डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर खोल लेता हूँ। देखो मैं इसका ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 3 3 9 प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस 2ab, तो 2 3 6x प्लस ऐसे ही इसका देखो 6 6 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab 6 दूनी 12y बराबर इसका भी होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 और प्लस 3 दूनी 6x। ऐसे बेटा इसका स्क्वायर खोल लेंगे प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 और माइनस 4 दूनी 8y, ये हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। इस साइड लेके आएंगे तो माइनस के हो गए सब कट जाएगा, तो माइनस सबको एक तरफ कर लेते हैं। देखो 9 सबको लिख लेते हैं पहले, माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y सबको लिख लेते हैं। इधर को आके बेटा माइनस के 9 हो गया ये वाला, और माइनस के 6x हो गए, माइनस के 16 हो गए और प्लस के इधर आके 8y हो गए बराबर कितना बचा 0। अब उसके बाद 9 से 9 कट जाएगा प्लस माइनस का, 6 और 6 12x हो गए बेटा, माइनस के 12x बाई माइनस के 12 प्लस के 8 तो माइनस के 4y बचे, प्लस के 16 36 तो प्लस के कितने बचेंगे 20, क्योंकि प्लस के 36 है माइनस के 16 प्लस के 20 बराबर 0। अब माइनस 4 से भाग और कर दो, माइनस 4 से भाग, क्योंकि माइनस पहले आ रहा है ना इसलिए माइनस भी साथ में ले लो। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 3 12 3x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 4 से 4 कट जाएगा y और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 पंजे 20 बराबर 0। यही हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह बेटा ये 2 नंबर वाले हमारे सब हो गए। अब इसमें जो है हमें कितने प्रश्न करना है बेटा, 5 प्रश्न करना है। कितने करना है 5, तो हम 5 कर लेंगे सुकून से। दूसरे का इसके शून्य ज्ञात करना और शून्यकों के और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इसे पहले संभाल के लिखेंगे, 7x इधर लिख लेंगे 3 इधर लिख लेंगे, यानी दूसरे का कितना है 6x स्क्वायर माइनस 7x और देख लेता हूँ उधर एक बार माइनस 3। कितना आसान है बताओ, इसके बस फैक्टर कर दो, फैक्टर करने के बाद और सुकून से सवाल हो जाएगा। तो 3 6 18। अब ऐसी 2 संख्याएं जिनकी गुणा करें 18 आए और घटाएं तो 7 आ जाए, तो 9 दूनी 18, तो 6x स्क्वायर माइनस 7 की जगह पर कितना लिख देंगे 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। अब x के अंदर गुणा कर देंगे 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे बेटा, ठीक है। इसमें से कितना कॉमन आ जाएगा 3x, कितना बचेगा 3 दूनी 6 2x माइनस 3 3 9 प्लस यहाँ से 1 कॉमन आएगा, कितना बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। उसके बाद देखो 2x माइनस 3 ये दोबारा उठा लेंगे, कितना 3x प्लस 1 बराबर कितना 0। दोनों ब्रैकेटों को 0 बराबर रख देंगे, 3x 2x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तीनों इधर जाके बेटा प्लस के हो जाएंगे, दो नीचे पहुँच जाएंगे। ऐसे ही ये वाली ब्रैकेट 0 के बराबर रख दो, 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर उधर जाके बन का हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर कितना हो गया बेटा माइनस का 1/3 हो गया आगे शून्य। अब इसमें पहला वाला अल्फा कहला दिया जाता है, दूसरा वाला बीटा कहला दिया जाता है। अब हेडिंग डालेंगे बेटा सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में दोबारा उठाई जाती है जो समीकरण होती है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है। ए बेटा पहला एक्स स्क्वायर के बराबर वाला ए होता है, ए बराबर 6, एक्स के बराबर वाला बी होता है, बी बराबर माइनस 7, और खाली जो होता है वो क्या होता है सी, सी बराबर माइनस के 3। ठीक है, सी बराबर कितना है बेटा माइनस के 3 है। अब उसके बाद हम इसके दो पार्ट्स बना लेंगे। देखो इस तरह से, 1 मिनट, ये हम 2 पार्ट्स बना लेंगे इस तरह से। ये 2 पार्ट्स बनाने के बाद यहाँ हम अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है माइनस बी अपॉन ए।
अल्फा मैंने बताया पहला वाला, बीटा दूसरा वाला एक्स का मान, यानी 3/2 प्लस बीटा कितना -1/3 बराबर माइनस माइनस तो सूत्र वाला बी का मान 1 माइनस का, तो 2 बार माइनस इसलिए क्योंकि माइनस ये सूत्र वाला माइनस बी का मान 7/a का मान कितना 6। इसका लासा ले लेंगे बेटा 6, 3 गुणा 3 3 9 माइनस 2 एकम 2 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6 और 9 में से 2 गए तो 7/6 और बराबर 7/6। ठीक है, ये बराबर आ गया। अब दूसरा वाला कौन सा दूसरा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है 3/2 गुणा इंटू मतलब गुणा -1/3 बराबर सी का मान कितना है बेटा -3 और बटा ए का मान कितना है 6। देखो 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 से 3 कट गया -1/2 और बराबर -1/2। तो इस तरह से हमने सत्यता की जांच भी कर ली और शून्यांक भी ज्ञात कर लिए। अगला बेटा दूसरा सवाल क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180 है। तो इसमें बेटा संख्याएं मान ली जाएंगी, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या। बहुत आसान सवाल है, दूसरे का खा बहुत ही ज़्यादा आसान है। माना बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या, क्योंकि जब अंतर कह रहा है, एक बात ध्यान रखना, ऐसे भी लिख सकते हैं माना दो संख्या x तथा y है, लेकिन कायदा ये कहता है जब अंतर कह रहा है तो अंतर मतलब घटाने पर आ रहा है, तो बराबर तो हो नहीं सकती, तो बड़ी छोटी होंगी, तो इसलिए बड़ी छोटी लिख देते हैं हम। माना बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y। अब प्रथम शर्त क्या लिखेंगे बेटा, प्रथम शर्त देखो क्या है प्रथम शर्त, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब इसका स्क्वायर करो इसका स्क्वायर करो, अंतर मतलब बीच में माइनस लगा दो, यानी x² माइनस y² बराबर कितना है 180। समीकरण नंबर ये 1 आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, द्वितीय शर्त। अब कौन सी शर्त, द्वितीय शर्त, छोटी संख्या का वर्ग यानी y² बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या हमने x मानी थी यानी 8x। अब y² का मान यहाँ पर रख दो y² की जगह पर, x² माइनस y² की जगह देखो 8x, इसे समीकरण नंबर में 2 मान लेता हूँ और बराबर कितना है बेटा 180। 180 इधर ले आओ, इधर आके 180 का हो जाएंगे माइनस के, x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, 18 ढाई 180, 18 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे, 18 माइनस 10 माइनस 180 बराबर 0। अब x² माइनस 18x माइनस माइनस देखो प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे इसमें से, x कॉमन आ जाएगा, पहले से कितना बचेगा x माइनस 18 प्लस इसमें से 10 कॉमन आएगा, कितना बचेगा x माइनस 18 बराबर 0। ठीक है, अब यह देखो x माइनस 18 दो बार है, इसे एक बार लिख देंगे x माइनस 18 और ये x प्लस 10 एक बार लिख देंगे बराबर 0। दोनों संख्याएं 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x बराबर कितना निकल के आएगा 18 और यहाँ से x बराबर कितना निकल गया -10। माइनस वाला कभी भी लेते नहीं है, तो x का मान उठा के हम समीकरण नंबर कहाँ रख देंगे, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, 2 में रख दो, 2 में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। समीकरण 2 में x का मान जब समीकरण 2 में रखोगे तो y² बराबर कितना हो जाएगा बेटा 8 गुणा 18, y² बराबर 18 8 144। अब इसका ले लो बेटा वर्गमूल, वर्गमूल जब वर्गमूल हम लेंगे तो y बराबर 144 का कितना होता है 12। उसके बाद लिख देंगे अतः बड़ी संख्या बराबर कितनी मानी थी हमने x की जगह बेटा कितना आ गया 18। अब छोटी संख्या हमने y मानी थी, y का मान कितना आया है 12, तो छोटी संख्या बराबर 12, यही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला क्या है गा वाला। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समान, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। बहुत ही आसान है ये तो, बेइंतहा आसान। किसी वृत्त के, देखो ये वृत्त है इस तरह से, ऐसे यहाँ से खींचा गया केंद्र मान के, व्यास ही हो गया। अब इसके सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा ऐसे करके खींची जा रही है, ये कैसी आपस में समांतर हैं, तो इसे मान लो x y, इसे मान लो बेटा x डैश और y डैश के बिंदु O यहाँ मान लेता हूँ कोई a b। तो दिया है इसमें हेडिंग डाल के, दिया है को केंद्र वाला कोई वृत्त है जिस पर दो स्पर्श रेखाएं x y तथा x डैश y डैश खींची गई हैं। सिद्ध करना है x y समांतर है किसके x डैश y डैश के। उसके बाद देखो इस तरह से ये हमने दो स्पर्श रेखाएं खींच ली,
तो सिद्ध करना है, पहले दिया है आप लिख सकते हैं इसमें जैसे मैंने बताया, फिर सिद्ध करना है एक्स बाई जो है वो एक्स डैश वाई डैश के है। उपपत्ति देखो, एंगल वाई ए ओ, ये जो होता नहीं है बेटा, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, सब 90 के होते हैं। यानी वाई ए ओ। अब देखो एकांतर कोण के हिसाब से समांतर रेखाएं इस तरीके से खींची गई हैं। एकांत जैसे ये वाला किसके एंगल के बराबर हो जाएगा बेटा, इस वाले के, यानी वाई ए ओ बराबर एक्स डैश बी ओ बराबर किसके 90 डिग्री के, दोनों 90-90 हैं, सॉरी दोनों 90-90। और दूसरा वाई डैश, ये देखो वाई डैश बी ओ किसके बराबर, एक्स ए ओ के बराबर, क्यों 90 डिग्री। अब समीकरण 1/2 से एकांतर कोण समान है, एकांतर मतलब ये वाला, देखो ये वाला और ये वाला कोण समान है, और ये वाला कोण जब समान है, जब ये दोनों समान है तो हम कह सकते हैं ये दोनों कैसे होंगे बेटा, ये दोनों आपस में समांतर होंगी। तो एक्स वाई समांतर किसके, एक्स डैश वाई डैश के। समझ में आ गई बात। अब उसके बाद अगला सवाल देखो, अगला क्या है, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण। देखो बाह्य बिंदु से, ये देखो आप, ये हमने कोई वृत्त बना लिया, इसका बाहर बिंदु के ले लिया, स्पर्शरेखा खींच ली, ये खींच ली, ये खींच ली, ठीक है, केंद्र पर इसे हमने मिला दिया। अब हम जानते हैं ये वाला एंगल कितना होता है, जो केंद्र से किसी स्पर्श इस पर खींचा जाता है तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है बेटा, और ये भी कितने का होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। हमें सिद्ध क्या करना है, ये वाला कोण और ये वाला कोणों का योग जो है, देखो पढ़ो पहले, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। संपूरक मतलब दो कोणों का योग 180, यानी केंद्र पर ये और बाह्य बिंदु से ये दोनों मिलाकर 180। तो इसका मतलब सिद्ध क्या करना है हमें, एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए, मतलब ये वाला प्लस ये वाला बराबर 180। पहले बेटा दिया है लिखा जाएगा, दिया है ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है जिस पर बाह्य बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं पी ए तथा पी बी खींची गई हैं। कैसे, ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है जिस पर बाह्य बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं पी ए तथा पी बी खींची गई हैं। सिद्ध करना है ये। उपपत्ति अच्छे से हम जानते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, यानी पी, ये चतुर्भुज बन रहा है, देखो ध्यान से आप, ए पी बी ओ, एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए बराबर 360। अब ये एंगल मैंने बता दिया आपको 90 डिग्री के होते हैं, इन दोनों की जगह 90 लिख दिया, 90 180 उधर जाके माइनस क्या हो गया, एंगल पी प्लस एंगल ओ 180 आ गया, मजा आ गया, उत्तर आ गया। कितना आसान सवाल था, ठीक है, उत्तर आ गया। अगला अंगा वाला, हमें वैसे इसमें 5 करना है बेटा। अब हम 5वें की ओर चलते हैं, दूसरे का अंगा। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, 3 लाल हैं और 5 काली गेंदें हैं, यानी लाल गेंदें बराबर, इस तरह किससे क्या हम लिख देंगे, लाल गेंदें बराबर कितने, 3, कितने 3 लाल, देखोगे लिखा पड़ा 3, और काली गेंदें बराबर कितने हैं, 5। कुल गेंदें कितने होंगे, 5 और 3 8। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। इस थैले में से एक गेंद अच्छी निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। गेंद लाल है, वो पहला है बेटा, गेंद कैसी हो, लाल हो, ऐसे लिख देंगे, गेंद लाल होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है बेटा, संभवी प्रकार बटा कुल प्रकार। संभवी प्रकार बटा कुल प्रकार। संभवी मीन्स हम लाल निकालना है, तो लाल की संभावना कितनी है बेटा, यानी जो गेंद निकालना है वो कितनी है थैले में, वो है 3, तो ऊपर 3, और बटा कुल कितनी है, कुल है 8, तो ऊपर नीचे 8। पहला उत्तर ये आ गया। दूसरा लाल नहीं हो, लाल नहीं होने की प्रायिकता। बेटा कभी भी ऐसे आ जाए लाल होने की प्रायिकता नहीं होने की पूछे तो उसे 1 में से घटा देते हैं, 1 - 3/8। ये होने की 3/8 आई थी, तो 1 में से हमने घटा दिया, इसके नीचे 1 मान के 8 लासा ले लिया, 8 एकम 8 - 3 एकम 3, 8 में से 3 गए तो कितने बचे, 5, 5/8, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो कितना आसान सवाल था। अगला, नीचे दिए गए बंटन का माध्यक इतना है, बारहता का योग 60 हो, तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। हालांकि मैं 5 करना था, हमने 5 कर लिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सवाल है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैं ऐसे ज़रूर करूँगा, ठीक है बेटा। दिया हुआ हमें ऐसे ऐसे बनाना, ऐसे ऐसे होगा। 12 माध्यक कभी भी जिक्र हो जाए, माध्यक तो हमेशा 3 ही कॉलम बनाना होते हैं, 2 दिए हुए होते हैं, एक अपने पास से बनाना होता है, ठीक है। मैं बना लेता हूँ इस कॉलम को।
ये देखो बेटा मैंने बना लिया है। तो इस तरह से दो तो आपको दिए हुए होंगे, तो ये दिए हुए ऐसे होंगे, बना ऐसे हो सकता है, ऐसे भी दे रखे हो एग्जाम में इस तरीके से जैसे मैंने बनाए हैं। तो हमने बना लिया। तीसरा माध्यक कभी भी जिक्र हो जाए तो एक कॉलम बनता है, तीसरा अकेला बस संचयी बारंबारता, बस और कुछ नहीं बनता। अब संचयी बारंबारता में बेटा करते क्या है, देखो ना जरा ध्यान से आप लोग। संचयी बारंबारता में जो है ये डायरेक्ट ये यहाँ लिख देते हैं, जोड़ देते हैं 5, इसमें जोड़ के ये वाले यहाँ लिख दिए जाएंगे। कितना हो जाएगा 5 + x, ठीक है। इसमें जोड़ के ये वाले लिख दिए जाएंगे। तो 5 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 + x, इसमें ये वाले जोड़ दिए 25 और 15 कितना होगा 40 + x, इसमें ये जोड़ दिए जाएंगे तो 40 + x, और क्या है बेटा इधर y, तो +y, इसमें ये जोड़ दिए जाएंगे, कितने हो जाएंगे 45 + x + y। अब ये योग जो है बेटा इसे जोड़ा जाएगा, ये कितना आया, जितना ये आया उतना ये निकल के आता है, यानी 45 + x + y ये। लेकिन ये तो मैं बराबर दे रखा है, 45 प्लस ये वाला भी जोड़ के बेटा इतना ही आएगा 45 + x + y। लेकिन ये बराबर देखो किसके दे रखा है, ये दे रखा है बारंबारताओं का योग 60 हो, बारंबारताओं का योग 60, यानी ये 60 है, इसका मतलब ये हमने जोड़ा, हमारे हिसाब से ये आया, क्वेश्चन के अनुसार 60 है, तो ये बराबर किसके होगा 60 के, क्योंकि दोनों योग हैं, दोनों योग हैं, ये खास ध्यान रखना, ये बराबर 60 के होगा। यहाँ बच्चा गलती करता है, यहाँ से हम 45 उधर ले जाएंगे तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 60 - 45, यानी x + y बराबर कितना निकल के आ गया बेटा 15। ये आ गई समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, n/2वां पद निकाल के देखते हैं। n/2वां पद कितना था बेटा, n का मान ये वाला 60, क्योंकि योग दे रखा है ना, n का मतलब योग, तो योग 60 दे रखा है सवाल में। 60/2वां पद 2 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा 30 बार, इसका मतलब कितना आया बेटा 30वां पद आ गया। अब 30वां पद हम यहाँ देखेंगे इन दोनों के किसके बीच में आ रहा है, या फिर देखने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, इस सवाल में देखने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ये चीज़ नहीं करेंगे चाहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये मत करो। क्यों मत करो, सुनो अब ध्यान से, क्योंकि इसमें माध्यक हमें दिया हुआ है 28.5, माध्यक मतलब बीच में, तो माध्यक 28.5 देख लो या किसके बीच में आएगा, 20 के और 30 के बीच में आएगा, यानी हमें आइटम जो मिला वो यहाँ मिला, इस पर हम बना देंगे बेटा एक आयत टाइप का इस तरह से। इसके ऊपर वाला, अब ध्यान से सुनना, इसके ऊपर वाला बाकी सब पे सर्कल बना देंगे, इसे लिख देंगे CF, इसके ऊपर वाला CF, इसके सामने वाला ये होता है F, इसके सामने वाला छोटा वाला ये होता है बेटा l, कितना होता है l। अब माध्यक का सीधा सीधा सूत्र होता है, क्योंकि सवाल में माध्यक का जिक्र करा है ना, इसलिए माध्यक का सीधा सीधा सूत्र होता है, सूत्र माध्यक बराबर L + n/2, सूत्र याद कर लेना अच्छे से, -CF/F और गुणा में कितना बेटा H, गुणा में कितना H। माध्यक हमें दिया हुआ 28.5, इसकी जगह पर 28.5 लिख देंगे। L का मान बेटा ये जो छोटा वाला होता है हमें जो मिला ये L का मान होता है, इसकी जगह हम 20 लिख देंगे, प्लस n/2 कितना आएगा, n कितना है 60 और बटा 2 करोगे, चलो मैं लिख ही देता हूँ 60/2, माइनस CF कितना है बेटा, CF देखो ये हैगा 5 + x, लेकिन एक खास ध्यान रखना बात का, ये माइनस लगा हुआ है तो 5 + x जब लिखो तो ऐसे मत लिख देना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा, यहाँ ब्रेकेट लगाना बटा, अब यहाँ मिजली ब्रेकेट हम लगा देते हैं। F का मान कितना है बेटा, F का मान है 20, देखो ये हैगा, मैं दिखा देता हूँ, और H होता है इनका गैप, मतलब बड़े वाले में से छोटा घटा दो, 30 में से 20 गए तो 10 बचे, तो S की जगह हम लिख देंगे बेटा कितना है, गुणा का निशान लगा के 10। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, 20 को इधर ले आएंगे, 28.5 इधर को आके माइनस के 20 हो जाएंगे, बराबर ये कितने बचे बेटा 30 बचे, 30 तो माइनस इधर चला जाएगा, माइनस के 5 हो जाएंगे, माइनस के x और बटे नीचे कितने बचे 2, देखो 20 इधर आके माइनस के हो गए, ये 2 से काट दिया 30, माइनस के अंदर गुणा करी -5 -x और नीचे 2 बचे हुए हैं, ये कितना बचा बेटा 8.5, 30 में से 5 गए तो 25 -x बटा 2, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर गुणा कर देंगे, 8.5 दूनी 17, 8 दूनी 16, 8 अन्नी दूनी 1, ऐसे मान लो 8.5 दूनी 17, या 2 5 10 17 हासिल लगे तो 8 16 17, पॉइंट के बाद का 0 बेकार होता है, 25 -x इधर आकर बेटा प्लस का हो जाएगा, 25 - 17, x बराबर 25 में से 17 गए तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे। अब x का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाएगा, यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं, x की जगह पर कितना 8 + y बराबर 15, y बराबर 15, इधर आकर माइनस के हो जाएंगे 8,
तो y बराबर कितना निकल के आ जाएगा 7। इस तरह से ये पूरा उत्तर निकल के आ जाएगा। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखो 4 नंबर के बेटा हमने सब कर लिए, 5 पूछे जाते हैं, 6 में से 5 करना होंगे हमें, लेकिन हमने सभी कर लिए। अब तीसरा सवाल 6 नंबर का। कितना आसान सवाल है बताओ, इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता 6 नंबर के हिसाब से। ध्यान से आप सुनना एकदम। 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके, कभी भी अंक वाला सवाल आ जाए, देखो बहुत ध्यान से सुनना, कभी भी अंक वाला सवाल आ जाए 2 अंक वाला, तो देखो 1 अंक ये, 1 अंक ये। जब हम संख्या लिखते हैं, मान लो हमने लिखी 78 संख्या, तो इकाई का अंक ये होता, इकाई धाई, ऐसे तो पढ़ते हैं इकाई धाई, तो यानी इकाई का ये हो जाएगा और धाई का ये हो जाएगा। इकाई को हम मान लेंगे बेटा x, मान लो इकाई को हम मान लेंगे y और धाई को मान लेंगे x। इकाई को y और धाई को x, तो संख्या जो बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी 10x प्लस y। ये देखो धाई का अंक बेटा बात को है, यहाँ पर इकाई धाई, इकाई धाई, धाई का अंक x के बिल्कुल पास में आता है और इकाई का अंक जो आता है वो बात को आता है। तो ये ध्यान रखना आप हल्का सा, इकाई का अंक हमेशा यही मानना, इकाई का y, धाई का x, संख्या 10x प्लस y। और उलटने पर संख्या जरूर लिख दिया करो क्योंकि इसमें उल्टा जरूर जाता है। उलटने पर संख्या कितनी होगी 10y प्लस x। अब प्रश्नानुसार यानी प्रथम शर्त, बेटा 6 नंबर के हिसाब से बहुत ही आसान सवाल है। प्रथम शर्त क्या है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यानी संख्या जो बनी है ये वाली संख्या, उलटने पर बनी ये वाली संख्या है, इनका योग 66 है, यानी दोनों को जोड़ दो 66 के बराबर है। बताओ 6 नंबर में है, बराबर किसके है 66 के। देखो 10x और 1x कितना हो गया 11x प्लस 10y और 1y कितना हो गया 11y, बराबर कितना 66। ये 11 से भाग कर देंगे, यहाँ पर 11 से भाग कितना हो जाएगा x प्लस y बराबर 11 × 66 6। समीकरण नंबर ये आ गई 1। अब उसके बाद क्या है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, अंतर 2 हो, हमने कितनी मानी है बेटा x और y मानी है, अंकों का अंतर 2 हो, तो द्वितीय शर्त यहाँ लिख दिया जाएगा, द्वितीय शर्त, ये द्वितीय शर्त लिखा हुआ है। अब बेटा इसमें हम y माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो 2 हो, x माइनस वाई बराबर 2 हो, तो समीकरण नंबर, अंकों का अंतर, अंक कितने माने x और y, तो x माइनस वाई बराबर 2, ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब सीधा सीधा इन दोनों को जोड़ दो, देखो y से y कट जाएगा, समीकरण 1 प्लस 2 यानी x प्लस वाई, पहले ऊपर रख लेंगे 6, x माइनस वाई बराबर कितना 2, जोड़ने पर यहाँ लिख देंगे, चाहे मत लिखो क्योंकि हम ऊपर लिख चुके हैं। ये कट जाएगा, कितना हो गया 2x बराबर 6 और 2 8, x बराबर कितना हो गया बेटा 8/2, 2 से काट देंगे 2 चौक 8, तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 4। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में कहीं भी रख देंगे, समीकरण 1 में x का मान, समीकरण 1 में x का मान रख दो यहाँ पर, x प्लस वाई बराबर 6, तो x की जगह रख देंगे 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 4, y बराबर कितना निकल के आ जाएगा 2। अब हमने संख्या कितनी मानी थी बेटा, संख्या बराबर हमने मानी थी 10x प्लस वाई, तो 10x की जगह पर 4 प्लस y की जगह पर 2, 10 चौक 40 और 2 44, यही हमारा 10 चौक 40 और 2 42, सॉरी 42, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो अब उत्तर चेक कर लो, अंकों का योग 2 है, ठीक है, 4 में से 2 के 2 बचे। अब इसे पलटो, जब इसे पलटोगे तो 24 और 42 66 आएगा, ठीक है। अच्छा या 24 भी हम लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर अगर y माइनस एक्स करते तो बेटा 24 निकल के आया था, तो इस तरह से हमने ये कर लिया, ठीक है। अब इसके अथवा वाला देखो, वैसे 6 नंबर का ये तो बहुत ही आसान हो गया। अब इसके अथवा वाला देखो, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अथवा वाला भी बहुत आसान है, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए आयु वाला तो इस समय की आयु मानी जाती है। माना किसकी है बेटा नूरी की, तो नूरी की आयु, ये अथवा वाला कर रहा हूँ मैं, माना नूरी की आयु बराबर कितनी है x वर्ष, तो बड़ा खतरनाक लग गया x वर्ष, इस तरह से, ठीक है। और कौन है बेटा सोनू, तो सोनू की आयु, ये सोनू लिखा हुआ है, बराबर 22 वर्ष। प्रथम शर्त, ज़्यादा हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ज़्यादातर देखा है यूट्यूब पे बहुत हिंदी लिखवाते हैं, जैसे मैं बताऊं आपको उस तरीके से ध्यान से सुनो। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले,
तो 5 साल पहले ये भी 5 साल छोटी होगी, ये भी 5 साल छोटा होगा, यानी दोनों को 5-5 साल घटा दो बराबर का निशान लगा के। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कितने गुनी थी? 3 गुनी, तो 3 से यहाँ गुणा कर दो, बस बात खत्म हो गई। इतना आसान सवाल होता है। x5 इसलिए माइनस करें क्योंकि 5 साल पहले की बात चली, 3 से इसलिए गुणा करिए क्योंकि 3 गुनी कह रहा है। तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 5 3 15। तो y को मैं इधर ले आता हूँ, x माइनस 3y बराबर माइनस 15, उधर जाकर माइनस के क्या हो जाएंगे? 5 प्लस के हो जाएंगे, सॉरी माइनस 5 है, उधर जाके प्लस के हो गए। तो x माइनस 3y बराबर कितने बचे? माइनस के 10 बचे। आगे समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त क्या है? देखो 10 वर्ष पश्चात, बेटा 10 वर्ष पश्चात कह रहा है ना, तो 10 साल दोनों जुड़ेंगे ना, यानी नूरी भी x प्लस 10 हो जाएगी और सोनू भी y प्लस 10 हो जाएगा। दोनों 10-10 साल जुड़ जाएंगे। कितनी गुनी? 2 गुनी हो जाती है। जब 2 गुनी होगी तो 2 से गुणा कर दी जाएगी बस। तो कितना हो गया? x प्लस 10। बताओ कितनी आसानी से मैंने ये आपको सवाल कराया। 2y प्लस 10 दूनी 20। इधर को आके ये माइनस का हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 20, उधर जाके 10 का हो जाएगा माइनस का। तो x माइनस 2y बराबर कितना बचेगा? 10 प्लस का। ये समीकरण नंबर 2 निकल के आ जाएगी। अब दोनों को क्या कर देंगे बेटा? घटा देंगे, क्योंकि x इधर देखो कोई निशान नहीं तो प्लस का, इधर कोई निशानी प्लस का, एक से निशान होते हैं तो घटा देते हैं, यानी समीकरण 1 माइनस 2। तो ऊपर लिख देंगे समीकरण 1 x माइनस 3y बराबर माइनस 10, 2 नीचे रख देंगे x माइनस 2y बराबर 10। सबके निशान बदल जाते हैं घटाने में, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, 3y में से 2y गए तो माइनस का 1y बचा, और बराबर माइनस के कितने हो गए? 20। माइनस से माइनस कट जाएगा बेटा, y बराबर आ जाएगा 20 निकल के। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, दिल की इच्छा है वो तो अपने 2 में ही रख देता हूँ मैं। समीकरण 2 में y का मान, क्योंकि 2 दिख रही है एकदम स्क्रीन पे इसलिए। समीकरण 2 में y का मान रख दो, x माइनस 2 गुणा y की जगह पर 20 और बराबर कितना है? 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा? देखो 20 दूनी 40, उधर जाके 40 प्लस के 10 के कितने हो गए? 50। यानी अतः करके अब लिख दिया जाएगा ऊपर वाली हिंदी। अतः नूरी की आयु, अतः नूरी की आयु बराबर कितने वर्ष है बेटा? x वर्ष मानी थी, x कितना है? 50, तो 50 वर्ष। और सोनू की आयु y मानी थी, y कितना है? 20, तो 20 वर्ष। तो इस तरह से ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 6-6 नंबर के बेटा 2 अथवा भी कर दो, मगर लेकिन पेपर में ऐसा मत करना कहीं अथवा भी कर दो और वो भी कर दो। मैं तो आपको करके दिखा रहा हूँ इसलिए, ठीक है। अगला देखते हैं अब चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है? देख लो आपके सामने लिखा हुआ है, इसका ऊंचाई दूरी का सवाल है, आसान सवाल है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, चौथा, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण। बेटा अवनमन कोण का मतलब है ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। अब बहुमंजिल भवन के शिखर से, यानी बहुमंजिल जो मंजिल का भवन है बहुमंजिल, उसके शिखर से देख रहा है। तो इस तरह से ऊपर से देख रहा है अवनमन कोण का मतलब, यानी यहाँ पर बैठा है, यहाँ से देख रहा है। कहाँ देख रहा है बेटा? देखने, शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के, यानी इस साइड एक भवन और मान लो कि छोटा है, ये क्या मीटर का है? 8 मीटर का, इसमें देख रहा है। ठीक है, तो इसे समांतर इस तरह से हम मिला देंगे। क्या क्या कह रहा है? देखो भवन से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन से देखने पर शिखर और तल के अवनमन कोण, शिखर ये वाला है, इसका अवनमन कोण मतलब ऊपर से देख रहा है इस तरह से। तो ये वाला कोण, कायदे में ये वाला कोण कितने का है? ये 30 डिग्री का। जब ये कोण है तो ये भी कितना होगा? 30। हालांकि ये 30, ये भी 30। अब और तल, तल मतलब बिल्कुल नीचे का हिस्सा, यानी ये वाला कितना है बेटा? ये 45 डिग्री। तो ये 45, तो ये भी 45। ठीक है, दोबारा सुन लें जरा चित्र। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, बहुमंजिल भवन हमने ये बना लिया, देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के, हमने 8 मीटर ऊंचा भवन बना लिया। शिखर और तल, बेटा शिखर ये है तो 30 डिग्री है, तल ये है तो तल ये 45 डिग्री है। अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यानी ये पूरी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, पूरी ऊंचाई। और 2 भवनों के बीच की दूरी, बीच की दूरी बेटा ये है, एक ये ज्ञात करना है, ये वाली, ये तो बीच की दूरी। जब ये x होगी तो ये भी कितनी होगी? x होगी। अच्छा ये देखो, ये 8 है, इतना 8 मीटर, ध्यान से सुना एकदम। तो ये भी कितना होगा बेटा? ये इतना, ये भी 8 ही होगा, 8 मीटर ही होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे नहीं, इतने को खाली इतने पोर्शन की बात चल रही है, इतने की, इसे मैं h मान लेता हूँ। तो बहुमंजिल जो हो जाएगी पूरी वो h प्लस 8 मीटर हो जाएगी, h प्लस 8 मीटर होगी, क्योंकि 8 ये और h ये, तो h प्लस 8 हो गई। तो हम ऐसे लिख देंगे, माना
माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई h+8 मीटर तथा दोनों के बीच की दूरी, दोनों के मतलब इस वाले भवन की और इस वाले भवन की बीच की दूरी कितनी है, x मीटर है। अब देखो एक एक करके त्रिभुज लेंगे। पहले एक काम करो, ये वाला त्रिभुज ले लो, ये वाला नामकरण कर देता हूँ, नामकरण तो कर दूँ पहले, ABCDE नामकरण कर लेता हूँ, ABC ऐसे ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में E है ना, कि देखो ये वाला, ये 30 डिग्री दिख रहा है, तो ABE यानी समकोण त्रिभुज काय में ABE में कितना हो जाएगा बेटा, ABE में tan 30 बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब कितना AB बटा आधार कितना है BE। देखो ये तो इसके 30 के सामने वाला, ये AB तो ही लंब होगा। AB कितना माना हमने H, AB कितना माना है बेटा H, और बटा आधार कितना है X। tan 30 का मान लगा देंगे, 1/√3 बराबर H बटा X, क्रॉस मल्टीप्लाई X बराबर कितना हो जाएगा, H√3। यह हो गई समीकरण नंबर 1। अब दूसरा वाला, दूसरा ये है AC और D समकोण त्रिभुज ACD में कितना हो जाएगा, tan 45 बराबर कितना होगा बेटा, ये पूरा फुल यहाँ से यहाँ तक होगा, AC होगा पूरा, क्योंकि ये एंगल आ रहा है, देखो 45 का ये गया और ये आया। AC कितना है H+8 और बटा नीचे कितना X, यानी H+8 बटा X। अब tan 45 की जगह tan 45 का मान रख देंगे 1 इक्वल्स टू H+8 और बटा X की जगह X का मान कितना है H√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके नीचे एक मान के इस तरह से, ठीक है। H√3 ये आ गया और बराबर H+8 ये चला गया। H इधर को ले आएंगे क्योंकि H का हमें मान ज्ञात करना है, H√3 इधर आके माइनस का H हो जाएगा और बराबर कितना बचेगा बेटा, बराबर बचेगा 8। अब यहाँ से H आ जाएगा कॉमन, कितना बचेगा फिर, √3 - 1 बराबर 8, तो H बराबर 8 और नीचे आ जाएगा ये √3 - 1। अब इसका परिमेकरण कभी भी ध्यान रखो, अंडर जिंदगी में नीचे आ जाए कभी फौरन परिमेकरण, मतलब यहाँ माइनस है तो प्लस लगा के ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे बेटा, गुणा कर देंगे, ठीक है। अब ये H बराबर कितना हो जाएगा, 8 √3 + 1 अपॉन, देखो एक बार माइनस एक बार प्लस, इधर उधर स्क्वायर, बीच में माइनस, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 लिख देता हूँ डायरेक्ट, 2 से काट दूंगा, 2 चौक 8। समझ में आई बात, ये एक बार माइनस एक बार प्लस, इधर उधर स्क्वायर, जैसे √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया 2 बचे तो 2 बच गया, तो H बराबर कितना आ गया 4 और ब्रैकेट में √3 + 1, ये तो आ गया बेटा H का मान। अब H का मान उठा के समीकरण नंबर कहाँ पर रख देता हूँ मैं, इस जगह पर रख देता हूँ 1 में, देखो इस साइड कर लेता हूँ, समीकरण 1 में H का मान रख दो तो कितना हो जाएगा, देखो X बराबर, H की जगह मैं रखूँगा 4 √3 + 1, ये तो मैंने रख दिया बेटा X की जगह, देखो ये H की जगह यहाँ पर, ठीक है, और √3 ये है और गुणा √3 ये ऐसे रहने दो, चाहो तो इसके अंदर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, देखो ये 4 √3 और √3 + 1, इसके अंदर गुणा करोगे तो x बराबर हो जाएगा, देखो इसकी गुणा करोगे तो 4 √3 का √3 से √3 3 हो जाएगा, या यहीं पर ही छोड़ दो, 4 √3 3 और 4 की गुणा 4 3 12 प्लस 4 √3 की 1 से तो 4 √3 मीटर, एक तो ये उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब H का मान भी, अब जो जो चीज़ हमसे पूछी गई है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ऐसे हिंदी में लिख लेंगे, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर कितनी मानी थी, H+8। बेटा H का मान कितना है, ये नहीं यहीं छोड़ दो, गलत हो जाएगा, नहीं तो 1 नंबर कट जाएगा, 1 2 नंबर। H का मान है 4 √3 + 1 और +8, इसके अंदर गुणा कर देते हैं तो 4 √3 + 4 एकम 4 और +8, इन्हें जोड़ देंगे तो 4 √3 + 8 4 12 मीटर, तो एक तो उत्तर ये निकल के आ जाएगा। और बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी कितनी मानी थी हमने, x का मान हमारा डायरेक्ट निकल के आया है कितना, 4
3 + 12 ही, ये भी x का मान भी इतना ही निकल के आया है। यही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने 6 नंबर का जो दूसरा सवाल था, मतलब ये भी हमने कर लिया। अब अगला बेटा, एक भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। वेरी पुअर सवाल। जैसे ये अथवा वाला कर रहा हूँ मैं, भूमि के एक बिंदु P से, हमने भूमि के एक बिंदु मान लिया। बेटा एक बात ध्यान रखना, ऊंचाई दूरी के दोनों एक में ही आएंगे, अथवा में भी वही आएगा। भूमि का बिंदु हमने P मान लिया। अब ये मान लिया बेटा, यहाँ पर ये है भवन, ये। अब भवन देखो, ये है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन। बेटा ये 10 मीटर ऊंचा भवन है। ये कितने मीटर ऊंचा है? 10 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। शिखर मतलब यहाँ पर इस तरह से ये वाला कोण है 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है। ध्वज मतलब झंडा लहराया गया है। मान लो ये झंडा लग गया भवन के शिखर पर, ये झंडा लग गया। फिर क्या कह रहा है? P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। P से बेटा ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, ये वाला कोण कितना? 45 डिग्री, इस तरह से। फिर क्या कह रहा है? 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई यानी कि जो ध्वज है ये वाला, ये हमें ज्ञात करनी है। h मान लेता हूँ मैं इसे। इतने की बात चल रही है बेटा, इतने की खाली। तो A, B, C और D, और ये दूरी भी कह रहा है वो, ये मैं x मान लेता हूँ। ये तो कह रहा है, देखो कहाँ गया, बिंदु P से भवन की दूरी भी ज्ञात कीजिए। √3 का मान हमें ये इस्तेमाल करना है, 1.732, ये ध्यान रखना। अब √3 का मान जो हमें दिया हुआ है वो इस्तेमाल करना है, लगाना है आखिर में जाके। तो मैं अब हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, हिंदी आप खुद लिख लेना। समकोण त्रिभुज, पहले मैं ये ले लेता हूँ। देखो BCP 30 डिग्री वाला, BCP में समकोण त्रिभुज कौन सा? BC कितना है? ये D क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पर? P है वैसे, यहाँ पर बिला वजह D लिख दिया। P है बेटा, हाँ। BCP में कितना हो जाएगा? tan 30 बराबर लंब बटा आधार। BCP के अनुसार लंब कितना होगा? BC बटा आधार कितना होगा? PC। √1 बटा √3 tan 30 का मान बराबर BC कितना है? देखो BC है 10 और बटा आधार कितना है? CP कितना है बेटा? x है। ठीक है, tan 30 बराबर 10 बटा x। तो tan इसके तिरछी गुणा कर लो, x बराबर हो जाएगा 10 √3। यही उत्तर आ जाएगा। लेकिन √3 का मान चूंकि उसने दिया हुआ है तो √3 का मान हमें लगाना पड़ेगा। ये तो बहुत आसान सवाल आ गया, 1.732। अब जब 10 से हम गुणा करेंगे, तो 10 से जब गुणा करेंगे, ये समझ लो कि 0 तो ऐसे ही लगा देंगे। देखो 17 32 की 1 से गुणा कर देंगे, कितने के बाद पॉइंट? 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पॉइंट लग जाएगा मीटर। ये तो आ गई कहाँ से? बिंदु P से भवन तक की दूरी आ गई। अब दूसरा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, पूरा वाला। क्या है? ACP समकोण त्रिभुज कायम है ACP में। समकोण त्रिभुज ACP में कितना हो जाएगा बेटा? tan 45 बराबर AC बटा x। AC कितना होगा? देखो h + 10 होगा, क्योंकि ये वाला भी और ये वाला भी, और बटा x, यानी tan 45 बराबर, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, कितना? h + 10 और बटा कितना? x। tan 45 का मान 1, h हमें ज्ञात करना है, +10 बटा x का मान हमने ज्ञात कर लिया 17.32। उसे हटा देता हूँ, इसके नीचे एक मान के क्रॉस में। यार ये तो बहुत ही आसान सवाल आ गया 6 नंबर का। 17 + 32 17.32, h बराबर 17.32 - 10, इसमें से घटाओगे तो h बराबर कितना बचेगा? 7.32 मीटर बचेगा। अब लिख देंगे अतः किसकी? ध्वज की लंबाई, ध्वज की ऊंचाई लिख दो चाहे लंबाई लिख दो, बराबर कितनी? h मानी थी हमने 7.32 और मीटर। बिंदु P से आखिर में ज़रूर लिखते हैं अतः करके, भवन की दूरी बराबर कितनी मानी थी हमने बेटा? x मानी थी। x कितना है? 17.32 मीटर। ठीक है, इस तरह से हमारा ये उत्तर दोनों मैंने कर दिए। अब आखिरी सवाल 5वां। एक बर्तन
उल्टे शंकु के, देखो इतने आसान कराऊंगा ये सवाल मैं आपको, देखना ज़रा, देखते रह जाओगे आप कि हमने कभी शायद इतना आसान कभी कराया नहीं है कि सर जी ने तो बहुत ही आसान कराया। सुनो ज़रा ध्यान से। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 8 सेमी है। इसके ऊपरी सिरा जो खुला है, सिरे की त्रिज्या 5 सेमी है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाली हैं डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशों की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेइंतहा आसान। देखो एक उल्टे शंकु का बर्तन है इस तरह से। अब क्या कह रहा है, इसकी ऊंचाई ये देखो 8 सेमी ऊंचाई हो गई है पूरी, और जो ऊपरी सिरा खुला है उसकी त्रिज्या 5 सेमी। त्रिज्या मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होती है त्रिज्या। फिर कह रहा है यह ऊपर तक पानी से भरा है। देखो पानी से मैंने भर दिया ऊपर तक। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेमी है। देखो ये शीशे की गोलियां और स्मॉल आर मैंने मान लिया 0.5 सेमी ये इसमें डाली जा रही हैं। तो क्या होता है, भरे पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। कुछ गोलियां डाल दी गई, ये नीचे मैंने गोलियां दिखा दी क्योंकि नीचे तो जाके लगेंगी के। फिर क्या कह रहा है, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए इस तरह से। तो हमने मान लिया, माना जो शीशे की गोलियों की संख्या है बेटा वो स्मॉल एन है। अब देखो बिल्कुल सीधी सी बात है, हमने स्मॉल एन मानी है, गोलियां हमने स्मॉल एन डाली गई हैं। अब जो पानी निकला है 1/4 इसमें से बाहर, तो 1/4 बेटा शंकु में से निकला है, इसका मतलब शंकु के आकार का निकला होगा। यानी कि मैं इस तरह से कह सकता हूं एन गुणा गोलियों का आयतन, गोली का आयतन या गोलियों का आयतन। तुम सोच रहे होगे यार ये एन गुणा गोली का आयतन, ये क्या बवाल आ गया। हम एन गोली डालना है, एन यानी मान लो 50 गोली है तो 50 गुणा एक गोली का आयतन, क्योंकि 50 से जब हम एक गोली का आयतन कर देंगे गुणा तो 50 गोलियों का आयतन आ जाएगा। हमें गोली की संख्या ज्ञात करना है इसलिए एन मान लिया। अब 1/4 बाहर निकला है गोली डालने के बाद, तो 1/4 हम लिख देंगे इधर, और इधर क्या लिख देंगे बेटा, शंकु का आयतन। बताओ कितना आसान सवाल 6 नंबर में आया है। अब यहाँ जगह पर मान रख देंगे सिर्फ। ठीक है, इसे मान लेता हूँ मैं स्मॉल एच। बेटा यहाँ पर मैं आर कह चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं बड़ा वाला आर कह देता हूँ, कैपिटल आर। इस वाले को मैं कैपिटल आर कह देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एन गुणा गोली का आयतन, गोली कैसी होती है गोल, तो 4/3 पाई आर छोटा वाला क्यू, क्योंकि छोटा वाला माना है, बराबर 1/4 गुणा शंकु का आयतन कितना होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि मैंने कैपिटल आर माना है एच के, चाहे R1 R2 मान लो, कैपिटल आर वो कुछ भी मान लो, दिल की इच्छा तुम्हारी। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, देखो 3 से 3 कट जाएगा। हमें मान का क्या ज्ञात करना है बेटा, एन का, तो एन यहीं रहने देंगे। ये कैपिटल आर स्क्वायर एच ऊपर है और नीचे 4 स्मॉल आर की घात 3, देखो ये, और नीचे 4 ये वाला लिखा पड़ा ये हैगा, ये 4 स्मॉल आर की घात 3 नीचे आ गया, 4 ये हैगा। अब यहाँ पर बेटा जगह पर मान रख दो, एन बराबर कैपिटल आर है 5, तो 5 को 2 बार लिख दो, 5 गुणा 5। एच कितना है बेटा 8 लिख दिया बटा 4 गुणा स्मॉल आर का मान 0.5, 3 बार लिख देंगे क्योंकि घात 3 है ना, तो 3 बार लिख देंगे, और गुणा 4 ऐसी के ऐसे लिख दिया जाएगा। देखो 4 दूनी 8। ठीक है, पॉइंट हटा लेंगे तीनों, अपने पास से एक लिख के, देखो 3 1 2 3 है ना, 3.3 के बाद हो गए ना 3 0 बढ़ा लेंगे, 5 से काट देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा बेटा। अब 5 से काट देंगे, देखो 5 दूनी 10, ये 2 0 ऐसी, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 से काट देंगे, 2 1 2 0 ऐसी, एन बराबर 100। बताओ, अब आप बताओ 6 नंबर में कितना आसान सवाल मैंने आपको कितने आसानी से कराया है। अतः गोलियों की संख्या, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और गोलियों की संख्या, और इसके साथ साथ आप लोग डेली 7 बजे लाइव भी ज़रूर आना। कितनी है 100, उत्तर आ जाएगा निकल के। लास्ट सवाल और देख लेते हैं, हालांकि हमने ये कर लिया तो लास्ट वाला निपट गया। लास्ट वाला तो खैर एनसीईआरटी बुक में ही मौजूद है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन की आकार की गर्दन है, इस तरह से देखो ये गोलाकार है, इसके ऊपर बेलन के आकार की गर्दन है। फिर क्या करा है, जिसकी लंबाई 8 सेमी है, जो गर्दन है उसकी लंबाई 8 सेमी है, ये देखो, और व्यास 2 सेमी है, व्यास मतलब ये टोटल 2 सेमी है। फिर कह रहा है जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है, इसका व्यास 8.5 सेमी है, तो हमने लिख लिया गोलाकार भाग, माना गोलाकार भाग का व्यास 2r बराबर 8.5, 2 नीचे आ गए। बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 8, बेलनाकार भाग का व्यास ही ऊपर जो है बेटा ये कितना 2r बराबर 2 नीचे आ गए 1 सेमी। अब क्या कह रहा है, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की माप, एक बच्चे ने ये ज्ञात करके बताया कि पानी का आयतन 345 वर्ग सेमी है। जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। ये मानते हो कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, पाई का मान ये लेना। बेटा सीधी सी बात है, बच्चे ने ये उत्तर बताया, हम अपने हिसाब से आयतन निकालेंगे। बर्तन का आयतन बराबर किसके, बेलन का आयतन
प्लस गोले का आयतन, दोनों के मान लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे, उत्तर ये वाला निकल के नहीं आएगा जो इसने बताया, तो हम कह देंगे अतः बच्चे की बात सही नहीं है। बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र लगा देंगे